प्यारे बच्चों, क्लास 12 भूगोल विषय का मॉडल प्रश्न पत्र ऑफिशियल जारी हो चुका है, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। कॉपी में नोट करते जाइए क्योंकि यह ऑफिशियल जारी किया गया है। जनरल स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जनरल स्कूल का है कि एसओई स्कूल का है। तो ये जनरल स्कूल फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिस के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। आर्ट्स विषय का जितना भी विषय है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही मित्रों को शेयर जरूर करें। तो एक बार रिकैप करा दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ाकर इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया था, और इतिहास का मैंने सब्जेक्टिव बनाकर डाल दिया है, उसे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जल्द हम तैयार कर रहे हैं, और सारा देने के बाद फिर आपको इसका हम लोग पीडीएफ मुहैया कराएंगे। तो चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। स्मॉल इज ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बस इसको आपको शॉर्टकट में ही आंसर दे देना है, थोड़ा लंबा चौड़ा लिख दिए हैं। आपको दे देना है ब्रिटिश अर्थशास्त्री E.F. शूमाकर। इसके राइटर कौन है? स्मॉल इज ब्यूटी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री E.F. शूमाकर। इतना ही आपको लिख देना है, आंसर हो गया। लेकिन आप इतना भी लिख सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। दूसरा है ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो है वो प्रयुक्त होता है एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के लिए। या कार्यक्रम जो है भारत सरकार की जनजातीय उप योजना के तहत संचालित होता है। तो आप इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं यहां से यहां तक ही। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी और किन दो स्थानों के बीच होता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग बनाती है। तो आपको जो आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर आपको समाप्त कर देना है। आगे है, गंगा नदी के किनारों पर प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो प्रदूषण का स्रोत तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मानव द्वारा उसको गंदा किया जाता है। औद्योगिक कचरा आता है, कृषि गतिविधियां के द्वारा भी प्रदूषित होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। शॉर्टकट में आपको यही लिख देना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चाहते हैं ज़्यादा लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा। भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जिससे अमेरिका ने लगातार चौथे वर्ष मतलब 21 से 22 से 24 से 25 तक यह स्थान बनाए रखा। आगे है, भारत में कितने रेल जोन है? तो भारत में कुल रेल जोन जो है 19 जोन में विभाजित किया गया। ऐसे 18 है, लेकिन एक वो अभी नया बना है इसलिए अब 19 हो गया है। आप 18 भी लिखिएगा तो आपका सही हो जाएगा और 19 भी सही है। तो जम्मू डिवीजन के गठन के बाद रेलवे में अब कुल 69 डिवीजन है, जो इन 19 जोनों के अंतर्गत आते हैं। पुश और पुल कारक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो पुश जो है वे कारक या परिस्थितियां होती है जो लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसका प्रभाव लोगों को बाहर की ओर धकेलने जैसा होता है। अब पुल कारक मतलब हो जाएगा वे कारक जो प्रवासियों को नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, इन्हें खींचने वाले कारक कहा जाता है। मतलब पुश और पुल कारक एक तरह का प्रवासन है, माइग्रेशन है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना कहलाता है। इसके लिए ये है। आगे है 33 नंबर, भारत में सीमांत श्रमिक कौन होते हैं? तो भारत में सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जिसने एक वर्ष में 183 दिनों या मतलब 6 महीने से कम
समय तक किसी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में काम किया हो। मतलब 183 दिन से कम जो काम किया है उत्पादक गतिविधि में, वो सीमांत श्रमिक कहलाएगा। अगला है दूषित जल से होने वाली दो बीमारियों के नाम बताना है। तो पहला हैजा और दूसरा टाइफाइड। अगला है विश्व के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन विधियों की कोई 3 विशेषता स्पष्ट कीजिए। बस बहुत शॉर्टकट में हम दिए हैं ताकि आप ज़्यादा लंबा लंबा आंसर नहीं लिखना है, ताकि आपका आंसर जल्दी कंप्लीट हो जाए तो और याद करने में भी सुविधा हो। तो मैंने लिखा है कि विश्व में भूमिगत खनन विधियों की 3 मुख्य विशेषताएं। पहला है ऊर्ध्वाधर सॉफ्ट और सुरंगों का निर्माण, मतलब ऊपर जो माल को भेजा जाता है खदान से कोड़ कोड़ के, उसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। फिर है खनिजों को सतह तक पहुंचाना, और तीसरा है सुरक्षा के लिए विभिन्न समर्थन प्रणालियों का उपयोग करना। इन विधियों में ऊर्ध्वाधर सॉफ्ट और विकिरण ढलान बनाकर खनिजों तक पहुंचा जाता है, फिर निकाला गया खनिज खदान से बाहर लाया जाता है। सुरक्षा के लिए छत, दीवारों और लंगर को सहारा देने के लिए कृत्रिम या प्राकृतिक स्तंभों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विकास और वृद्धि में एक उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि का मतलब है यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो आकार, संख्या या आय में वृद्धि को दर्शाता है, जबकि विकास जो है यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन है जो संरचना और कार्य प्रणाली में सुधार को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश की जनसंख्या या आय बढ़ती है तो यह वृद्धि कहलाती है, परंतु जब लोगों का जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता में सुधार होता है तो वह विकास कहलाता है। वृद्धि संख्यात्मक होती है जबकि विकास में मानवीय, सामाजिक और आर्थिक प्रगति शामिल होती है। 37 है गृह उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं वर्णन कीजिए। तो गृह उद्योग छोटे पैमाने पर घर या स्थानीय कार्यशालाओं में चलाए जाने वाले उद्योग होते हैं जिसमें आमतौर पर परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं। इसकी विशेषता है कम पूंजी निवेश। तो गृह उद्योग के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। ये उद्योग छोटे स्तर पर प्रारंभ किए जाते हैं और अक्सर घर पर ही संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, मोमबत्ती बनाना इत्यादि। दूसरा है परिवार आधारित श्रम शक्ति। तो इन उद्योगों में अधिकांश कार्य परिवार के सदस्य स्वयं करते हैं, इससे श्रम लागत कम रहती है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। तीसरा है स्थानीय कच्चे माल व पारंपरिक तकनीक का प्रयोग। तो गृह उद्योग प्रायः स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल जैसे कपास, लकड़ी, मिट्टी या अनाज का उपयोग करते हैं। इनमें हाथ के औजार व पारंपरिक विधियां अपनाई जाती है जिससे उत्पादों में हस्त निर्मित विशिष्टता बनी रहती है। 38 है भारत में छीटक और विखंडित ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियां उनके आकार, वितरण और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। इनमें प्रमुख 2 स्वरूप है, छीटक माने परिचित और विखंडित मतलब हो गया अर्धगुच्छित बस्तियां। तो छीटक बस्तियां, इसका है आपका क्या बताना है अंतर। तो अर्थ के आधार पर हम लोग करेंगे अंतर। तो इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से काफी दूरी पर बने रहते हैं। फिर है स्थिति, ये प्रायः पहाड़ी जंगलों वाले या दुर्गम क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड और केरल में पाई जाती है। कारण भूमि की असमानता, जल स्रोतों की कमी या कृषि योग्य भूमि का बिखराव होता है। उदाहरण है मेघालय और नागालैंड की पहाड़ी ढालों पर एकांकी घर या छोटे झोपड़ियों के समूह। अब विघटित बस्तियां हैं तो इसमें अर्थ है ऐसी बस्तियां जो किसी मुख्य गांव के खंडों में विभाजित हो जाती है परंतु एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होती है। फिर स्थिति ये आमतौर पर गुजरात और राजस्थान के मैदान क्षेत्रों में पाई जाती है। कारण है सामाजिक या जातिगत विभाजन, जमींदारी व्यवस्था या बड़े गांवों के विघटन की प्रक्रिया। और इसका उदाहरण है किसी गांव के जमींदारों का मुख्य भाग पर अधिकार और श्रमिक समुदाय का गांव की सीमा पर बसना। 39 नंबर क्वेश्चन है भारत में कृषि के लिए सिंचाई के महत्व को स्पष्ट किए। तो भारत में
कृषि के लिए सिंचाई अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की कृषि व्यवस्था को प्रकृति वर्षा पर निर्भरता से मुक्त कर स्थायित्व प्रदान करती है। तो वर्षा की अनियमितता को संतुलित करना। तो भारत में मानसूनी वर्षा असमान, मौसमी और अनिश्चित होती है। सिंचाई के माध्यम से फसलों को समय पर जल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे सूखा और वर्षा की कमी से फसलों को हानि नहीं होती है। दूसरा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो सिंचाई के कारण फसलों को पर्याप्त नमी मिलने से उत्पादन और उपज दोनों में वृद्धि होती है। यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है और गुणवत्ता युक्त फसलें प्राप्त होने में सहायता करती है। तीसरा है एक से अधिक फसलों की खेती संभव। तो सिंचाई के साधनों की उपलब्धता से किसान वर्ष में एक के बजाय 2 या 3 फसल उगा सकते हैं, जिससे कृषि लाभकारी बनती है और ग्रामीण आय में वृद्धि होती है। चौथा है खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास। तो सिंचाई कृषि उत्पादन को स्थिर करती है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। साथ ही यह ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। पांचवा है सहायक लाभ। तो सिंचाई प्रणाली के विकास से जल परिवहन, मछली पालना, विद्युत उत्पादन और भू जल भू पूर्ण भरण जैसे अन्य गतिविधियां भी लाभान्वित होती है। इस प्रकार सिंचाई भारतीय कृषि की रीढ़ है, जो न केवल उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि कृषि को टिकाऊ व आत्मनिर्भर बनाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है जलागम प्रबंध को स्पष्ट कीजिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो जलागम प्रबंध का संबंध किसी क्षेत्र की भूमि, जल, वनस्पति और पर्यावरण संसाधनों के समन्वित संरक्षण, उपयोग और विकास से है। जलागम प्रबंध एक एकीकृत योजना प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भूमि उपयोग, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वनस्पति पुनर्स्थापन के माध्यम से उस क्षेत्र के प्राकृतिक संतुलन और उत्पादकता को बनाए रखना उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है पहला मृदा व जल संरक्षण। तो खेतों और ढालों से मिट्टी का बहाव रोकना तथा वर्षा जल का अधिकतम संचयन करना। दूसरा है भूजल स्तर में वृद्धि। तो जल पुनर्भरण के माध्यम से भूजल को बढ़ाना ताकि सिंचाई और पेयजल के स्रोत स्थायी रहे। तीसरा है कृषि उत्पादन में सुधार। नमी संरक्षण और सिंचाई के बेहतर प्रबंध से फसलों की उत्पादकता बढ़ाना। चौथा है वनस्पति और जैव विविधता का संरक्षण। तो वृक्षारोपण और हरित आवरण बढ़ाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। पांचवा पॉइंट है ग्रामीण जीवन में सुधार। तो जलागम क्षेत्र के निवासियों को अस्थायी आजीविका प्रदान करना व गरीबी घटाना। इस प्रकार जलागम प्रबंध का उद्देश्य केवल जल और मिट्टी के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण विकास दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 41 नंबर क्वेश्चन है भारत में सड़क परिवहन की कोई 6 विशेषता लिखिए। तो भारत में सड़क परिवहन देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की रीढ़ है, जो देश के लगभग प्रत्येक भाग को आपस में जोड़ता है। इसकी विशेषता है पहला विस्तृत नेटवर्क। तो भारत का सड़क परिवहन नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 63.7 लाख किलोमीटर है। यह देश के प्रत्येक गांव, नगर और औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। दूसरा है डोर टू डोर सेवा। तो सड़क परिवहन घरेलू और वाणिज्यिक दोनों परियोजनाओं के लिए घर से घर तक सामान और यात्री पहुंचाने की सुविधा देता है, जो रेल या जल परिवहन से संभव नहीं है। तीसरा है कम निवेश और रख रखाव लागत। रेल या वायु परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन के लिए प्रारंभिक पूंजी निवेश कम होता है और इसका रख रखाव भी अपेक्षाकृत सस्ता है। अगला पॉइंट है लचीलापन और सुविधा। तो सड़क मार्ग के माध्यम से यात्रा और माल ढुलाई में समय, मार्ग और दूरी की लचीलेपन की सुविधा होती है। इसे किसी भी भूभाग में आसानी से बदला जा सकता है। पांचवा पॉइंट है अल्प एवं मध्यम दूरी हेतु उपयुक्त। यह परिवहन प्रणाली छोटी और मध्यम दूरी की यात्राओं व माल ढुलाई के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यह रेल या वायु परिवहन की पूरक सेवा के रूप में कार्य करती है। छठा पॉइंट है ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने की क्षमता। तो सड़क परिवहन भारत की पहाड़ी, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन व विकास को प्रोत्साहन मिलता है। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत के आयात संरचना के बदलते स्वरूप की कोई 5 विशेषताएं वर्णन कीजिए। तो भारत की आयात संरचना पिछले 3 दशकों में तेजी से बदली है, विशेष रूप से 1991 के औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के बाद। इस बदली संरचना की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है पेट्रोलियम और ऊर्जा उत्पादों का वर्चस्व। तो भारत के कुल आयात में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक लगभग 25 से 30% है। ऊर्जा की बढ़ते घरेलू मांग और सीमित घरेलू तेल उत्पादन के कारण यह निर्भरता लगातार बनी हुई है।
दूसरा पॉइंट है पूंजीगत और प्रौद्योगिकी वस्तुओं का बढ़ता आयात। तो 1990 के बाद से औद्योगिकरण और तकनीकी विकास के चलते भारत में मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का आयात बढ़ाया है। यह परिवर्तन उत्पादन क्षमता और विनिर्माण क्षेत्र के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है मूल्यवान धातुओं और आभूषणों का बड़ा हिस्सा। सोना, चांदी और रत्नों का आयात भारत की आयात टोकरी का एक महत्वपूर्ण भाग है, विशेष रूप से आभूषण उद्योग और निवेश मांग के कारण। चौथा पॉइंट है खाद्य और उर्वरक आयात की सीमित परंतु आवश्यक भूमिका। तो भारत खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होते हुए भी कच्चे खाद्य तेल, दालें और उर्वरक जैसे उत्पादों का आयात करता है, जिससे कृषि क्षेत्र की निरंतरता बनी रहती है। और लास्ट पॉइंट है सेवा क्षेत्र और रणनीति वस्तुओं का उभार। तो 2020 के बाद से भारत ने ऊर्जा, रक्षा उपकरण और आईटी हार्डवेयर जैसे रणनीतिक वस्तुओं के आयात में वृद्धि की है, जबकि सेवा आयात जैसे सॉफ्टवेयर, परामर्श और वित्तीय सेवाएं का महत्व भी बढ़ा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों की उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्र पर मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से यह बताता है कि कोई क्षेत्र कितना सघन या विरल आबादी वाला है। तो जनसंख्या घनत्व का आपका फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। इसको आप कुल क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में। उदाहरण है इसका भारत का जनसंख्या घनत्व 2021 की जनगणना के अनुसार लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि बिहार में यह सबसे अधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख भौगोलिक कारण है। पहला है स्थलाकृति। तो समतल और उपजाऊ मैदान वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है, क्योंकि वहां कृषि, उद्योग और आवागमन के साधन विकसित होते हैं। उदाहरण भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग या मिस्र का नील घाटी क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं। वही पर्वतीय या पठारी क्षेत्र जैसे तिब्बत पहाड़ या हिमाचल क्षेत्र कम जनसंख्या वाले हैं। दूसरा पॉइंट है जलवायु। तो संतुलित और अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र जहां वर्षा और तापमान दोनों माध्यमों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के समशीतोष्ण क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, जबकि सहारा रेगिस्तान और अटलांटिक जैसे अति गर्म या अति शीतल क्षेत्र विरल आबादी वाले होते हैं। तीसरा है मृदा। तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र जनसंख्या का घनत्व को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां कृषि उत्पादन अधिक होता है। उदाहरण है भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिस्र की नील घाटी और चीन की हांग ही घाटी में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। लास्ट पॉइंट है खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन। तो खनिजों से समृद्ध क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र बनते हैं, जिससे वहां रोजगार और बसावट बढ़ती है। बसावट माना घनत्व बढ़ती है। उदाहरण है भारत का छोटा नागपुर पठार, लोहा व कोयला क्षेत्र और चीन का मंचूरिया क्षेत्र घनी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्र हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है नियतिवाद एवं नवनियतिवाद की अवधारणा को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो नियतिवाद की अवधारणा, नियतिवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य का जीवन, समाज, संस्कृति और विकास पूरी तरह से प्रकृति या पर्यावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें मनुष्य को एक निष्क्रिय प्राणी माना जाता है जो अपने पर्यावरण के अनुसार ही कार्य करता है। उदाहरण है इसका मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि वहां की जलवायु और मिट्टी ने कृषि को संभव बनाया। दूसरा, सहारा रेगिस्तान में जीवन कठिन है, इसलिए वहां जनसंख्या विरल है। अटलांटिक क्षेत्र में बर्फीली जलवायु के कारण वहां के लोग शिकारी जीवन जीते हैं। अब है नवनियतिवाद की अवधारणा। तो नवनियतिवाद, जिसे रोको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित है। इसमें माना गया कि पर्यावरण मनुष्य की गतिविधियों को सीमित या दिशा देता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि, तकनीक और प्रयासों से इन सीमाओं को पार कर सकता है। उदाहरण है इसका नीदरलैंड से समुद्र के नीचे बांध और पंपिंग तकनीक से भूमि का निर्माण अर्थात फोल्डर सिस्टम के द्वारा। दूसरा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई और ग्रीन हाउस तकनीक से कृषि संभव बनाना। फिर है पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंग, पुल और सड़क निर्माण द्वारा आवागमन को आसान बनाना। 45 नंबर क्वेश्चन है घुमंतू पशुपालन एवं व्यावसायिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल, अंतर का एक तरफ आधार है, फिर घुमंतू पशुपालन है, फिर व्यावसायिक पशुपालन है। तो
तो इसको हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, आप लोग इसको देख के उतार लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्द ही मैं और विषय का भी कंप्लीट इसका तैयार कर दूंगा, जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और परीक्षा आप अच्छे अंकों से पास कर सके। 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी को 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई 2 वैधानिक उपायों की विवेचना कीजिए। वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो रहा है, आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको पार करते हैं। तो जल संसाधनों की कमी के लिए मुख्य रूप से 3 कारक उत्तरदायी है और भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 2 प्रमुख वैधानिक उपाय अपनाए गए। पहला है जल संसाधनों की कमी के प्रमुख कारक, जिसमें है भूजल का अत्यधिक दोहन, जिससे जल कमी होता है। डिटेल आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा। तीसरा पॉइंट है तेजी से बढ़ता शहरीकरण और प्रदूषण। वहीं भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2 वैधानिक उपाय हैं। तो पहला उपाय अपनाया गया जल अधिनियम 1974 को और दूसरा है पर्यावरण अधिनियम 1986 को। इसका डिटेल आप देख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। आगे है 47 नंबर, बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? अंतर्देशीय बंदरगाहों की कोई 3 विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के आदान प्रदान के मुख्य केंद्र होते हैं। बंदरगाहों के माध्यम से आयात निर्यात, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक सहयोग संभव है। बंदरगाहों पर माल का लदान, उतार, भंडार, कस्टम क्लियरेंस और वितरण की सुविधाएं उपलब्ध होती है। ये देश को विश्व के अन्य देशों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सेतु है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवाह निबाध रहता है। फिर भारत के बंदरगाह 150 से अधिक देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। इसकी 3 विशेषता आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए कॉपी में। यही इसकी 3 विशेषता है। पहला है स्थल आधारित स्थान, दूसरा है आंतरिक क्षेत्रों को जोड़ना और तीसरा है मल्टी मॉडल परिवहन की सुविधा। और लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्थानों को भारत के चित्र में प्रदर्शित करना है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और भोपाल को दिया गया है। तो आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका कोलकाता, यहाँ आपका दिल्ली, ये है आपका भोपाल, ये है मुंबई और ये है चेन्नई। तो इसको आप लोग देख लीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।